वेलकम टू तालीम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल तालीम मेडिकल एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं। अच्छा, देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता क्या है या ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर क्या होता है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स तो होते हैं, लेकिन कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। तो हम एक शब्द में बोल सकते हैं, एक वर्ड में बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन जो ब्लड में पाया जाता है उसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? देखिए 13, देखिए कितने होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? 13 होते हैं। 13 या कह सकते हैं 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें से 12 ही फंक्शनल होते हैं। 12 फैक्टर ही काम करते हैं, वर्क करते हैं। एक जो फैक्टर नंबर 6 वो इनएक्टिव रहता है। जो फैक्टर नंबर 6 है वो हाइपोथेटिकल्स होता है, वो काल्पनिक होता है, लेकिन उसका कोई फंक्शन, कोई कार्य, कोई वर्क नहीं होता। किसका? फैक्टर नंबर 6 का। तो इस तरीके हमने समझा कि फैक्टर, कितने फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर? कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने एक्टिव होते हैं? कितने कार्य करते हैं? कितने वर्क करते हैं? 12 करते हैं। कौन नहीं काम करता 13 में? फैक्टर नंबर 6। ठीक है ना, फैक्टर नंबर 6। अच्छा, ये जो है क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को देख रहे हैं हम क्या, इसको रोमन में इंडिकेट करते हैं। रोमन में इसको देखो इंडिकेट किए हुए, देखिए फैक्टर नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम देखें इसको किसमें इंडिकेशन किया हुआ है, लिखे हुए किसमें? रोमन नंबर में। हम जो इंग्लिश में जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं मेंशन करते हैं, इस तरीके से नहीं इंडिकेट करते हैं। हमेशा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को किसमें इंडिकेट करते हैं? रोमन नंबर में इंडिकेट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स? देखिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? प्लेटलेट के साथ मिल करके ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। प्लेटलेट के साथ मिल करके ब्लड क्लॉटिंग क्या कराते हैं? ब्लड का थक्का बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर कहीं इंजरी हुई, कट लगा, तो हमारी ब्लड वेसल क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ये क्या अज्यूम करिए ब्लड वेसल्स है, ये क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल्स है, अज्यूम करिए क्या? ब्लड वेसल्स है। ओके, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल हो गई हमारी। ठीक है, ये ब्लीडिंग हुई, यहाँ पे फट गई, ये फट गई। तो ये ब्लड कहाँ से? ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से ब्लड जो है बाहर आने लगते हैं। तो ये जो है, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वो प्लेटलेट मिल के ये क्या करते हैं, जहां पे फटी हुई, जहां पे रप्चर है ब्लड वेसल, वहां पे क्या करते हैं? जाल नुमा या जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या कह सकते हैं वहां को सील कर देते हैं, या कह सकते हैं कि जहां पे ब्लड वेसल फटी हुई है, रप्चर हुई है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं? प्लेटलेट के साथ मिल करके उस एरिया को सील देते हैं, उस एरिया पर टांका लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब ये जो है कवर्ड हो गया, ढक गया, अब ब्लड बाहर नहीं आएगा। तो हमने देखा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का मेन काम क्या है? ब्लड को क्लॉटिंग करवाना। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई पर्सन है, उसके अंदर कोई इंजरी हुई, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उस समय ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा? इनएक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही उसको इंजरी हुई या उस इंसान को इंजरी हुई या ब्लीडिंग होगी, तो तुरंत जो जितने भी 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसमें से 12 जो है एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इंसान है, कोई पर्सन है, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, नॉर्मल कंडीशन में इंजरी नहीं हुई है, ब्लीडिंग नहीं हुई, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब एक्टिव हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या है? एक्टिव होने के बाद क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग करवाता है। तो उस समय पर्सन को इंजरी नहीं हुई है, उस इंसान को इंजरी नहीं हुई है, ना तो कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर एक्टिवेट होगा तो ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, ब्लड वेसल फट जाएगी, मतलब जो है ब्लड का फ्लो नहीं हो पाया जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा,
पर्सन डाई हो सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है नॉर्मल कंडीशंस में, सिचुएशंस में क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और कब एक्टिव होते हैं? जब इंजरी होती है तब ये एक्टिव होते हैं। ओके, 13 फैक्टर हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, देखते हैं वो 13 फैक्टर कौन कौन से हैं और कहाँ पे बनते हैं। देखिए, ज़्यादातर फैक्टर जो है लीवर में बनते हैं। देखते हैं वो 13 कौन है। देखिए, फैक्टर नंबर 1 जो है उसको क्या है बोलते हैं? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन कहाँ पे बनता है? लीवर बनाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा फैक्टर नंबर 2, उसका क्या नाम है? प्रोथाम्बिन। फैक्टर नंबर 2 को प्रोथाम्बिन कहते हैं। अच्छा, ये फैक्टर नंबर 2 कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। फिर फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन बनाता है? प्लेटलेट जब डैमेज होती है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाती है, ठीक है ना। फिर फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कौन बनाता है? बोन्स या डाइट्स हमारी क्या बनाती है? कैल्शियम आयन, मतलब फैक्टर नंबर 4 को बनाती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 को क्या कहते हैं? लेबाइल फैक्टर या प्रोएक्सिलेरिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये फैक्टिंग है, ये नॉन वर्किंग है, इनएक्टिव है, ये कोई वर्क नहीं करता है ये, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं है ये क्लॉटिंग करने में, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं फैक्टर नंबर 7। फैक्टर नंबर 7 को स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग के नाम से जानते हैं। ये फैक्टर नंबर 7 कौन बनाता है? लीवर बनाता है। फिर फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के नाम से जानते हैं। अच्छा, फैक्टर नंबर 7 जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है कहाँ पे बनता है? लीवर बनाता है। फिर उसके बाद फैक्टर नंबर 9 को देखते हैं, क्या है? फैक्टर नंबर 9 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के नाम से जानते हैं या क्रिस्टमास फैक्टर भी कहते हैं। ये फैक्टर नंबर 9 ये बनता है, कौन बनाता है? लीवर बनाता है। फिर इसके बाद देखते हैं फैक्टर नंबर 10। फैक्टर नंबर 10 को स्टुअर्ट पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद ये फैक्टर नंबर 10 कौन बनाता है? लीवर बनाता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं फैक्टर नंबर 11। फैक्टर नंबर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। ये जो फैक्टर नंबर 11 कौन बनाता है? लीवर बनाता है, लीवर में सिंथेसिस होती है। फिर फैक्टर नंबर 12 देखते हैं। फैक्टर नंबर 12 को हैगमैन्स फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फैक्टर नंबर 12 को क्या बोलते हैं? हैगमैन फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर नंबर 12 बनता कहाँ पे? लीवर बनाता है। फिर उसके बाद ये फैक्टर नंबर 13। फैक्टर नंबर 13 को क्या कहते हैं? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये बनते कहाँ पे? लीवर बनाता है। तो हमने देखा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ज्यादातर फैक्टर कौन बनाता है? लीवर बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ आया कि 13 फैक्टर होते हैं, जिसमें से फैक्टर नंबर 6 इनएक्टिव होता है, नॉन वर्किंग होगा, इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। 12 ही वर्किंग होते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द फैक्टर, ज्यादातर फैक्टर कहाँ पे बनते हैं? लीवर बनाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जो फैक्टर नंबर 8 है उसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। अगर जिस पर्सन या जिस इंसान के अंदर ये ना हो, एंटी फैक्टर नंबर 8 ना हो, तो उस इंसान या पर्सन के अंदर जब ब्लीडिंग होगी तो आसानी से वहाँ क्लॉटिंग नहीं होगा, वहाँ क्लॉटिंग बहुत समय लगता है, समझ आएंगे। उसको क्लॉटिंग होने में या उसकी ब्लड को थक्का जमने में समय लगता है, ठीक है ना। तो फैक्टर नंबर 8 अगर नहीं जिसके अंदर होता है, उसमें एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया ए, ठीक है ना। उसी तरीके से फैक्टर नंबर 9 अगर जिस पर्सन के अंदर, जिस इंसान के अंदर अब्सेंट हो, तो ये फैक्टर नंबर 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हैं या क्रिस्टमास फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये अगर फैक्टर नंबर 9 जिस पर्सन या जिस इंसान के अंदर ना बने, अब्सेंट हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग होने में बहुत समय लगता है। तो वह उस डिजीज होती है, डिजीज क्या बोलेंगे? हीमोफीलिया बी। फिर इसके बाद फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अच्छा, जिस पर्सन के अंदर फैक्टर नंबर 11 अब्सेंट हो, तो उस पर्सन के अंदर भी क्लॉटिंग होने में बहुत समय लगेगा, क्लॉटिंग डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग होगी तुरंत नहीं, मतलब जो है रुकेगा खून, थोड़ा सा समय लगेगा एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर, ठीक है। तो हमने देखा फैक्टर नंबर 8
अगर ये एब्सेंट है तो हीमोफीलिया ए हो जाएगी, मतलब क्लॉटिंग होने में समय लगेगा। फैक्टर नंबर 9, अगर एब्सेंट हो किसी पर्सन के अंदर ना बने तो उसमें भी क्या होगी, हीमोफीलिया बी होगी, मतलब यहाँ पे भी क्लॉटिंग होने में समय लगेगा, ठीक है ना। फिर फैक्टर नंबर 11, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, जिस पर्सन के अंदर ना बने तो वहां पे भी हीमोफीलिया सी हो जाएगी, मतलब इसको भी ब्लड की क्लॉटिंग होने में समय लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।